हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार आ गया हूँ आप सभी के सामने जीके पीवाईक्यू सीरीज़ 2.0 जो कि रेलवे वाला चल रहा अभी। सो उसका लेक्चर नंबर 4 का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि हम लोग 1.5-2 घंटे के लेक्चर को 40 मिनट के अंदर जो रिवाइज करते हैं रैपिड तरीके से और समझ के करते हैं। ऐसा भी नहीं कि बस फटाफट से पढ़ लिया, हम एक एक चीज़ को समझाते हैं हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है काफ़ी अच्छा ये हो जाता है, ठीक है। बाकी जो लोग रैपिड तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं सर के पढ़ाए हुए चीज़ों को, उसको उसके लिए आप हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी 3.0 का रिवीजन चल रहा है। साथ ही साथ आपका ये एनटीपीसी वाला मैं चला रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और रही बात आपका पीडीएफ का, तो पीडीएफ के लिए देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा या फिर पिन कमेंट में जो पहला कमेंट आपको पिन किया हुआ है उसमें यहाँ पर बताया गया कि क्या प्रोसेस है आपका पीडीएफ लेने का, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा 100%, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस रैपिड रिवीजन को, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं तो अपना कूपन कोड लगा करके ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो पास 700 रुपये में मिलता है वो आपको 615 रुपये में मिल जाएगा। तो जिसको अगर नीड होगा तो अपने कूपन कोड से ले सकते हैं। इससे आपको भी बेनिफिट हो जाएगा और मुझे भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा और कोई अदर सोर्स है नहीं। यूट्यूब एडसेंस से उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ, तो जो भी मेहनत करता हूँ मैं इन सब के लिए ही करता हूँ। तो अगर आप हमारे कूपन कोड से लेते हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी बेनिफिट होगा। सो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस रिवीजन सीरीज़ को। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि भारत के संविधान को कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है। प्रारंभ में ये 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में ये 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो उसमें जो पहला अनुसूची है वो आपका यहाँ पर केंद्र और राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो अब आएंगे है अनुसूची, तो हम चलिए देख लेते हैं 12वां अनुसूची क्या बोलता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ अनुसूची का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। मूलतः 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि संविधान संशोधन करके जो है ऐड किया गया है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन से कौन सा अनुसूची ऐड किया गया है। उसके पहले देख लीजिए संविधान को अपनाया कब किया था, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। बाकी अगर हम याद करने की ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है ट्रियर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके याद कर सकते हैं। पहला अनुसूची आपका संघ और केंद्र शासित प्रदेश को मतलब बात करता है, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, टेरिटरी आप ऐसे याद कर सकते हैं। ई से आपका इमोल्यूमेंट यानी कि जो आपका वेतन हो गया, ठीक है, या भत्ता हो गया, उसको लेकर के बात है दूसरे अनुसूची में। ए से अफर्मेशन यानी कि शपथ हो जाएगा, यानी जो तीसरा अनुसूची शपथ से बिलोंग करता है। आर से हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। एस से हो जाएगा एससी एसटी के लिए जो है विशेष मतलब सुविधाएं, ठीक है। और ओ से हो जाएगा अदर शेड्यूल्ड एरिया जो हो गया, मतलब अदर जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जो है उल्लेख है, ठीक है। और छठे अनुसूची में 7वें में आपका हो जाएगा फेडरल प्रोविजन, यानी कि इसमें राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है उसके बारे में है, यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में है। और समवर्ती सूची की अगर बात आती है तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसके बाद अगर बात करते हैं ओ से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं 8वां अनुसूची। एल से हो जाएगा लैंड प्रोविजन, यानी कि भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। अब देखिए चूंकि 8 तक तो था हम लोग का मूल संविधान, मतलब मूल था, ठीक है, मतलब प्रारंभ में, लेकिन 4 और ऐड किए गए। तो ये पहला आपका ऐड किया गया था जो कि था लैंड प्रोविजन यानी भूमि सुधार अधिनियम, जो कि आपका पहला संविधान संशोधन 1951 करके जो है ऐड किया गया था। उसके बाद 10वां आपका अनुसूची है वो है आपका दल बदल से, ठीक है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दल बदल विरोधी कानून जो कि आपका 1985 में जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, उसके तहत इसको ऐड किया गया। इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी थे, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि बताइए जब दल बदल कानून आपका इंट्रोड्यूस हुआ था या फिर जब 10वीं अनुसूची ऐड हुआ था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो राजीव गांधी, ठीक है। तो ऐसा भी याद कर लीजिएगा इसको। पी से हो जाएगा पंचायत, जो कि 73rd अमेंडमेंट से 1993 में ऐड किया गया है और इसमें 29 विषय हैं। एम से हो जाएगा म्यूनसिपालिटी यानी कि नगर पालिका, जो कि 74th अमेंडमेंट से आपका किया गया, जो कि 1993 में है, और इसमें टोटल 18 विषय हैं। तो विषय भी याद रखिएगा कि पंचायत में आपका जो 29 विषय है और नगर पंचायत में यहाँ पर यानी कि म्यूनसिपालिटी में आपका 18 है, ठीक है। तो ये था टोटल, हम लोगों ने 12 अनुसूची को देख लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है पिएस्ट्रा ड्यूरा, ठीक है। तो इस शैली को जो है प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, इसके बारे में ये क्वेश्चन था, ठीक है। पिएस्ट्रा ड्यूरा क्या था, तो मतलब इस तरीके से था, इस पर मतलब कढ़ाई करके इस तरीके से डिजाइन वगैरह बनाया जाता था स्टोन्स की मदद से। तो यही आपका पिएस्ट्रा ड्यूरा जो शैली है ये कहलाता था। तो पूछ रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान ये लोकप्रिय हुआ था। तो ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज़ पढ़े हैं, सर ने पढ़ाया है, ठीक है। जो जीके 3.0 बैच है उसमें सर ने पढ़ाया था कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो है ये फेमस हुआ था।
ठीक है। तो अब शाहजहाँ आ ही गया है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका जो कार्यकाल था 1627 से लेकर 1658 के बीच में था। ठीक है। इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, आगरा वाला। ठीक है। इसके अलावा लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है। मोती मस्जिद, दो और मोती मस्जिद है जो कि एक लाहौर में है और एक दिल्ली में है। ठीक है। तो लाहौर वाला का जो है जहांगीर ने निर्माण करवाया है और दिल्ली वाला का जो है औरंगजेब ने करवाया। ठीक है। याद रखिएगा कि शाहजहाँ के पिता का नाम ही था जहांगीर। ठीक है। और उनके बेटा यानी शाहजहाँ के बेटे का नाम था औरंगजेब। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। जहांगीर की अगर बात करेंगे कि जहांगीर जो है कब से कब तक रहते, तो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है। उसके पहले जहांगीर के पिता अकबर थे। ठीक है। जो कि 1556, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध था। ठीक है। तो वो लड़ करके फिर अकबर गद्दी पर बैठे थे, 1605 ईस्वी तक ये रहे थे। ठीक है। तो मतलब अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, ऐसे मतलब ये कार्यक्रम चलता था। ठीक है। बाकी आपको बता दें, अकबर जो गद्दी पे बैठे थे 1556 ईस्वी में, तो 13 साल की उम्र थी उस समय इनकी। ठीक है। और उसी समय ये गद्दी पे बैठ गए, तो याद रखिएगा। बाकी आपको पता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो इसके जो आर्किटेक्चर कौन थे, वास्तुकार पूछता है, तो याद रखिएगा उस्ताद हामिद लाहौरी। ठीक है। और एक और थे, मतलब अब्दुल हामिद लाहौरी, एक मतलब सिमिलर साउंड कर रहा होगा लेकिन दोनों अलग है। उस्ताद हामिद लाहौरी अलग थे, जो कि एक आर्किटेक्चर थे शाहजहाँ के शासनकाल में। और अब्दुल हामिद लाहौरी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने जीवनी लिखा था शाहजहाँ का। ठीक है। जो कि पादशाहनामा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी याद रखिएगा कि हाँ, अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाहनामा, इनका जो जीवनी है वो लिखा था, और उस्ताद हामिद लाहौरी ने आर्किटेक्चर मतलब थे, वास्तुकार थे ताजमहल के। ठीक है। बाकी एक शाहनामा भी था जो कि फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि महमूद गजनी के शासनकाल में ये चीज़ें मतलब लिखी गई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, शाहनामा अलग है और पादशाहनामा अलग है। पादशाहनामा शाहजहाँ को बिलोंग करता है और शाहनामा फिरदौसी को बिलोंग करता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन संगीत वाद्य यंत्र मैंडोलिन से जुड़ा हुआ है। तो मैंडोलिन की बात आती है तो यहाँ पर देखिएगा यू श्रीनिवास यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू श्रीनिवास जो है मैंडोलिन से जुड़े हुए हैं। बाकी इसके अलावा एक मोहन वीणा होता है, तो ये पंडित विष्णु मोहन भट्ट करके एक थे एक्सपोनेंट, जो कि मोहन वीणा से संबंधित रखते हैं। गिटार का अगर पूछेगा तो ब्रजभूषण काबड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये यू श्रीनिवासन है और ये है पंडित विष्णु मोहन भट्ट। ठीक है। जो कि यहाँ पर मोहन वीणा है, एक तरह का ये वायलिन ही होता है, लेकिन वायलिन वायलिन की तरह ही होता है, मतलब उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। और बाकी ये जो बजा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका दिखाई दे रहा होगा, ये मैंडोलिन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का पहला शीतकालीन संस्करण जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। ठीक है। पहला शीतकालीन बोल रहा है, तो शीतकालीन वाला 1924 हो जाएगा। ठीक है। चैंपियंस कौन थे, मतलब यहाँ पर फ्रांस। ठीक है। मतलब सॉरी, फ्रांस में ये हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा 1924 में जो है चैमोनिक्स करके जगह था फ्रांस में, वहाँ पर आपका शीतकालीन जो ओलंपिक था पहला, वहाँ वो आयोजित किया गया था। अगर पूछेगा सिर्फ नॉर्मल ओलंपिक, तो पहला ओलंपिक जो 1896 में ग्रीस एथेंस में हुआ था, और इस समय इसका मोटो क्या था, सिटियस अल्टियस फार्टियस। ठीक है। तो ये मोटो था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1896 ईस्वी में फर्स्ट ओलंपिक ग्रीस एथेंस में हुआ था। अगर पूछेगा यहाँ पर यूथ वाला, ठीक है, तो फर्स्ट यूथ ओलंपिक ग्रीस में वाला अगर बोलेगा तो 2010 में सिंगापुर में हुआ था, और अगर शीतकालीन वाला बोलेगा तो 2012 में, 2 साल के बाद ही। ठीक है। इंसब्रग ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या याद हो गया, पहला तो कि नॉर्मल ओलंपिक यानी कि ग्रीष्म ओलंपिक 1896 में ग्रीस एथेंस, जो कि मतलब ग्रीस एथेंस हुआ था, इसका मोटो ये था। उसके बाद शीतकालीन वाला पूछेगा तो 1924 में फ्रांस में हुआ था। अगर यूथ वाला पूछेगा तो पहला वाला आपका 2010 सिंगापुर में हुआ था, और शीतकालीन वाला बोलेगा तो 2012 इंसब्रग में हुआ था। बाकी ये भी क्वेश्चन था कि पहली बार जो है कितने मतलब कौन से इस साल में जो है महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था, तो 1900 में। ठीक है। याद रखिएगा। और इसी समय जो है पहला भारतीय भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किए थे, जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। ठीक है। और नॉर्मन प्रिचार्ड ने हिस्सा लिया था और 2 सिल्वर जीते थे। ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी ये जो 1900 वाला जो ओलंपिक हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है। तो और पहली बार भारत इसमें शामिल हुआ था, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कॉन्टिजेंट यानी कि अगर पूछेगा यहाँ पर प्लेयर्स का ग्रुप कब भेजा था भारत, तो 1920 में भेजा था। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी एक था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसके अगर प्रेसिडेंट पूछेंगे तो वो हो जाएगा दिमित्री निकलस। ठीक है। और अगर मेंबर्स पूछेगा इनका तो पियर दी क्यूबर्टिन। ठीक है। ये इनके मेंबर थे और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। इसके हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो लॉसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो क्यूबर्टिन थे, ठीक है, इन्होंने ही जो ओलंपिक में 5 रिंग्स है उसका डिज़ाइन यहाँ पर बनाया था, जो कि 5 महाद्वीप को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लोगो है उसको डिज़ाइन किसने किया था, तो पियर दी क्यूबर्टिन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ही एक सदस्य थे। बाकी प्रेसिडेंट थे डिमित्री निकलस। ठीक है, विकलस
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर है, अगले ओलंपिक खेल जो 2026 में होगा शीतकालीन ओलंपिक, वो कहाँ पर होने वाला है? तो इटली में होने वाला है, मिलान कॉर्टिना में। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। आगे है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं? तो याद रखिएगा काइनेटिक म्यूजिक के लिए जो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जाना जाता है, क्योंकि ये काइनेटिक संगीत की रानी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अस्थाना विद्वान और अतिथि कलाकार के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, अगर उसी प्रकार से पूछेगा ठुमरी की रानी किसको बोला जाता है, तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को मतलब जाना जाता है। और ये भी पूछता है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 में, और ये फर्स्ट ऐसे संगीतकार थे जिनको कि भारत रत्न मिला था। बाकी इसके बाद 2001 में लता मंगेशकर को भी मिला है, जो कि आपको पता होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों को मतलब कर्नाटक संगीत की रानी। उसी प्रकार से कर्नाटक संगीत के पिता भी जाने जाते हैं जिनका नाम है पुरंदर दास। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के रूप में, तो याद रखिएगा कौन से त्रिमूर्ति थे? तो त्यागराज, दीक्षितार, श्याम शास्त्री। ठीक है, तो ये तीनों जो है कर्नाटका संगीत के त्रिमूर्ति के नाम जानते हैं। कर्नाटक संगीत आपका जो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर आपका जो है ये म्यूजिक जो होता है उसको कर्नाटक म्यूजिक के नाम जानते हैं, और बाकी नॉर्थ वाले को हिंदुस्तानी कहते हैं। यानी लिखा हुआ है कि उत्तरी भारत के संगीत को हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है। ठीक है, और कथक याद रखिएगा, कथक एकमात्र जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर बोल रहा है कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो याद कीजिएगा, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगर पूछेगा यहाँ पर चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो भारत का चुनाव आयोग याद रखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी दिन से जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो भारत का चुनाव आयोग है उसका गठन हुआ था। आर्टिकल की बात करेंगे कि ये जो है कौन से आर्टिकल में डिस्कस है, तो 324 से 329 के बीच में है, और भाग अगर पूछेगा तो भाग 15 में है। ठीक है, और ये जो है आपका बहुसदस्यीय निकाय कब बना था? तो 1989 में बना था, ये भी क्वेश्चन आता है। बाकी याद रखिएगा भारत का जो चुनाव आयोग है, ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद, इन सब का जो है चुनाव करवाता है। ठीक है, चुनाव आयोग का काम है। बाकी अगर राज्य चुनाव आयोग भी होता है हर एक स्टेट में, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका काम है जो आपका पंचायत और जो नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो करवाना। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। अगर वर्तमान वाला पूछेगा तो याद रखिएगा राजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर सिकंदर को ही बोला जाता है। तो सिकंदर के दरबार में मतलब सेल्यूकस निकेटर था, मतलब उसके लिए काम किया था। जब अलेक्जेंडर भारत में आकर के जो भी लूटपाट करके कर गया था तो फिर वो मतलब उसके सेना जो है पीछे हट गई थी। तो जो भी चीज़ यहाँ पर उन्होंने जीता था वो सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिए थे। वही सेल्यूकस निकेटर को जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सिकंदर थे यानी कि अलेक्जेंडर थे, ठीक है, उनके और पोरस के एक राजा थे। ठीक है, उनके बीच मतलब सॉरी पोरस एक नाम के राजा थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था 326 बीसी में, जिसको कि हिडाप्सस युद्ध के नाम जानते हैं, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम को ही हिडाप्सस नदी कहा जाता था, तो इसलिए हिडाप्सस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा करके उनकी बेटी जो थी हेलिना, ठीक है, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह भी कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा घनानंद के बारे में कि घनानंद 326 में जो है मतलब इनको घनानंद को 326 में इन्होंने हराया था। ठीक है, जो कि मगध पर शासन कर रहा था घनानंद, तो इसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, किसकी मदद से? तो कौटिल्य थे उसके दरबार में, ठीक है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, या चाणक्य भी कहते हैं। तो उसकी मदद से जो है घनानंद को हराया था, जो कि नंद वंश के जो है मतलब शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा अंतिम शासक थे, और उसके बाद फिर मौर्य वंश का स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त। ठीक है, अगर पूछेगा नंद वंश के संस्थापक के तो महापद्मनंद इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बोलेगा, मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, और अगर लास्ट वाला पूछेगा तो बृहद्रथ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां नंबर बोर्ड है कि बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का विलय जो है कहाँ पर होता है? मतलब कि बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं उठती है मतलब मानसून उठता है, और जो अरब सागर से उठता है, ठीक है, तो ये कहाँ पर आकर के मिलता है? तो याद रखिएगा कि पंजाब का जो मैदानी हिस्सा है यानी कि गंगा के मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर आकर के मिलता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसके पहले याद रखिएगा कि जो मानसून वर्ड है वो एक अरबी वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हवा की दिशा में मौसमी बदलाव। ठीक है,
अगर इसको हम समझे तो देखिए यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो अरब सागर है ना, ये अरब सागर वाला पार्ट है और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ से मानसूनी हवा उठती है, ठीक है, और एक यहाँ से हवा उठती है, ठीक है। पहले ये जो अरब सागर से जो ये मानसूनी हवा उठती है, तो यहाँ पर ये पश्चिमी घाट में जो है बारिश करती है, ठीक है। फिर यहाँ से ये उठती है और ये इधर के रास्ते एक मतलब इस तरीके से बहती है, ये इसके पैरेलल बहती है, नर्मदा नदी के पैरेलल, और फिर ये ऊपर की ओर इस तरीके से बहती है। और बे ऑफ बंगाल से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये साउथ वाले सॉरी ईस्ट वाले पार्ट पे जाती है, गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर वर्षा करती है। खासी जो कि आपको पता है कि ये जो ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर एक जगह है मौसिन डैम, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में वहीं पर होता है, वो इसी मानसूनी शाखा से होता है, बे ऑफ बंगाल की जो मानसूनी शाखा है इससे, ठीक है। फिर यहाँ पर बारिश करके फिर इस तरीके से यहाँ पर चली जाती है और यहाँ पर पंजाब करके इलाका होता है, मतलब पंजाब का जो मैदानी क्षेत्र होता है, यहाँ पर दोनों टकराते हैं, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर जो है कहाँ पर विलय होता है, तो गंगा का उत्तर पश्चिम भाग में होता है, जो कि पंजाब वाला एरिया में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो अरब सागर से जो मानसून हवाएं होती है, पश्चिमी तट पर जो बारिश होता है, तो ये जून के पहले सप्ताह में होता है और यही आपका जो है मानसून का आगमन कहा जाता है, इसी से मतलब मानसून आता है, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पर जो है लौटती मानसून के कारण भी वर्षा होती है। तो अगर पूछेगा कि मानसून आगमन से कहाँ कहाँ पर होता है, तो पहला तो कि आप यहाँ पर देख लिए, ठीक है, मतलब पश्चिमी तट पे। उसके अलावा ये जो बंगाल वाला इलाका है या फिर ये ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है, वहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। लौटते मानसून से अगर पूछेगा तो लौटते मानसून से ये कुछ इस तरीके से हवाएं आती है और कैरियोलस फोर्स के कारण ये जो है कुछ इधर की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कैरियोलस फोर्स के कारण जो नॉर्थ हेमिस्फेयर से जो हवाएं आती है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाती है और साउथ हेमिस्फेयर से जो हवाएं आती है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये साउथ हेमिस्फेयर में है, ठीक है, तो ये साउथ हेमिस्फेयर वाला क्या कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में, ठीक है, क्योंकि साउथ साउथ में जा रहा है तो साउथ वाला तो लेफ्ट में ही शिफ्ट होता है ना, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और ये कोरोमंडल तट, यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर ये वर्षा करती है कोरोमंडल तट वाले इलाका पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपका मानसून से वर्षा होती है, ये चीज़ आपने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, बोला राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किए गए हैं, ठीक है, 2016 के जलमार्ग अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करेंगे तो ये आपका जो गंगा भागीरथी हुगली जो है, ठीक है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से जानता है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करेंगे तो कोल्लम को कोट्टमपुरम से जोड़ता है, जो कि केरला में पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख है। ऐसे टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल 111 है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग को मुख्य भूमि से जोड़ता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग भी याद रखिएगा कि जो NH1 है, जो कि पहले GT रोड के नाम से जाना जाता है, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए इसको शेरशाह सूरी मार्ग से भी जाना जाता है, जो कि आपको पता है कहाँ से कहाँ तक ये जुड़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका बांग्लादेश के चिटगांव से लेकर के, ठीक है, अफगानिस्तान तक जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। और इसके अलावा NH44 याद रखिएगा, जो कि सबसे लंबा है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखिएगा। बाकी अगर पूछेगा सड़क घनत्व, अगर पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट कौन सा स्टेट में है तो केरला हो जाएगा, और लोवेस्ट अगर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर बोल रहा है 1923 में 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल जो है पेटेंट किसने करवाया था। तो गैरेट मॉर्गन करके थे, ठीक है, इन्होंने करवाया था। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है 3 लाइट का, ठीक है, उसका पेटेंट करवाया था, याद रखिएगा डायरेक्ट। उसके बाद तैमूर परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं को दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था। मतलब एक तैमूर परंपरा होता था जिसमें कि अपना जो शक्ति है वो अपने भाइयों के साथ बांटना होता था। पिता के ख़त्म होने के बाद, मतलब जब पिता हटता है तो उसके बाद जो शक्ति का भी बंटवारा है मतलब बेटों में होता था, ठीक है, जो कि तैमूर परंपरा के अनुसार था। तो उसमें हुमायूं को जो है कौन कौन सा पार्ट मिला था, तो दिल्ली, आगरा और मध्य भारत मिला था, ठीक है। उसके 2 और भाई थे, हुमायूं के 2 और भाई थे, एक कामरान थे और एक हिंडन थे। तो कामरान को जो है अफगानिस्तान और पंजाब वाला एरिया मिला था, याद रखिएगा, यही हमसे पूछा था कि किस क्षेत्र पर मिला था, तो अफगानिस्तान और पंजाब वाला। बाकी जो हिंडल थे, ठीक है, इनको गुजरात वाला मिला था, ठीक है। जब हुमायूं जो है पूर्वी इलाके में गए थे, मतलब कब्जा करने के लिए, तो पूरब में जो है शेरशाह सूरी आपका जो है बैठा हुआ था, ठीक है। तो हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से 2 युद्ध लड़ता है। तो पहला तो कि चौसा का युद्ध 1539 में, और दूसरा कन्नौज, जिसको कि बेलग्राम के युद्ध के नाम से जानता है, 1540 ईस्वी में।
और दोनों ही युद्ध में जो है हुमायूं यहाँ पर जो है हार जाता है, शेरशाह जीत जाता है। ठीक है, तो हुमायूं जो है वहाँ पर दुम दबा करके भागता है। ठीक है, याद रखिएगा कि हुमायूं दिल्ली छोड़ करके पूर्वी भारत पर कब्जा करने के उद्देश्य से गया, पर शेरशाह शासन कर रहे थे जिससे वो हार गया। हुमायूं ने ईरान में आसाफिंद वंश की शरण ली, मतलब ईरान में वो चला गया, एक असाफद वंश करके था, वहाँ पर उन्होंने शरण ली। फिर शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लगभग 1555 ईस्वी में। तो फिर से हुमायूं जो है भारत वापस आता है। ठीक है, और 1556 ईस्वी में फिर पुस्तकालय की सीढ़ी, मतलब खुद के ही मतलब पुस्तकालय था, उसके सीढ़ी से गिर करके जो है फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा हुमायूंनामा, जो कि हुमायूं का बायोग्राफी है, जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि उनकी बहन थी, उनके द्वारा लिखा गया है। बाकी हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, और कौन सी शैली में बना हुआ है, तो चारबाग शैली में, जो कि मुगल द्वारा ही शुरू किया गया था, सबसे पहले बाबर ने शुरू किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी शेरशाह सूरी के बारे में तो बता ही दिया कि जीटी रोड का निर्माण करवाया था, NH1। ठीक है, चिटगांव बांग्लादेश से लेकर के काबुल अफगानिस्तान तक ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि वर्धा जो है किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो वर्धा अगर बोलेगा तो वर्धा याद रखिएगा कि गोदावरी की ये जो है प्रमुख सहायक नदी है, जो कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। गोदावरी को ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा ये भी चीज़। ठीक है, बाकी इसके अलावा पूछेगा महानदी के बारे में, तो याद रखिएगा कि महानदी की सहायक नदी जो है ओंग, जोंक, तेल, हसदेव और मांड है। ठीक है, और महानदी पर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, ये भी याद रखिएगा। उद्गम की बात करेंगे कि महानदी कहाँ से उद्गम होता है, तो सिंहावा की पहाड़ी है। ठीक है, MP में। ठीक है, वहाँ से जो है मतलब महानदी का जो है उद्गम होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो उद्गम इसका जो है अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू वही प्लेट्यू है जो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम को दिखाता है। रेडियल का मतलब होता है कि एक पहाड़ है, ठीक है, वहाँ से चारों दिशाओं में नदी निकल रही है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से ही निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, यहीं से एक सोन नदी भी निकलती है जो कि पूरब की ओर बहती है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को दिखाती है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है जो कि है इंदिरा सागर बांध। ठीक है, और जलप्रपात की अगर बात करेंगे नर्मदा नदी की पे, तो कपिल धारा और धुआंधार है। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा नर्मदा के बारे में कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। किसके किसके बीच में, तो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में बहती है, तो भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा एक तापी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो है आपका MP में बैतूल करके पठार है। ठीक है, वहाँ से जो निकलता है। ठीक है, और लगभग 80% इसका जो बेसिन वाला एरिया है वो महाराष्ट्र में बहता है। ठीक है, बेसिन क्या होता है, तो बेसिन का मतलब जो नदी है उसका ट्रिब्यूटरीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया, उन सब का जो मतलब पूरा कंप्लीट जो होता है वो ये आपका बेसिन कहलाता है। ठीक है, जिस जिस रास्ते से वो बहती है उसकी नदी या उसके सहायक नदी, वो आपका बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी अमरकंटक मैंने बता दिया, केंद्र से बाहर की ओर जिसको कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, तो उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, सोन नदी यहीं से निकलती है, बाद में जाकर के गंगा से मिल जाती है सोन नदी। लोकटक झील की अगर बात करते हैं तो लोकटक झील जो है आपका सेंट्रीपिटल दिखाता है। सेंट्रीपिटल मतलब कि सभी जगह से पानी आकर के एक सेंटर पे आकर के मिल रही है। तो जो लोकटक लेक है वो केंद्राभिमुखी इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, जो कि मणिपुर में आपका पड़ता है, और इसी लेक पर जो है एक नेशनल पार्क भी है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, बाकी एक और ड्रेनेज सिस्टम को दिखाता है जो कि ट्रेलिस नाम है इसका, ट्रेलिस निकासी प्रणाली, जिसमें जब नदी जो है इस तरीके से लंबवत आकर के मिलती है। ठीक है, तो इसको ट्रेलिस निकास प्रणाली कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो बहुत सारे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देखे, मतलब ड्रेनेज पैटर्न देखा, एक तो कि रेडियल, एक था आपका सेंट्रीपिटल और एक ये ट्रेलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोर्ड है, स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास के दौरान मुख्य बाधा क्या थी। तो मुख्य बाधा था कि उस समय पूंजी की कमी थी, मतलब उद्योग में पूंजी के निवेश उसकी कमी थी। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय आपको जैसा कि पता है कि 75% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, बाद में 1990 में ये थोड़ा सा 10% घटा, 65% जनसंख्या फिर कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, और इसमें इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया, भारत ये सब मतलब भाग लिए थे। ठीक है, 1961 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि शीत युद्ध के दौरान, जो वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय था उसको शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, तो शीत युद्ध के दौरान किसी सैन्य राजनीतिक गुट से जुड़ने से बचना था। मतलब उस समय था कि मतलब एक समाजवादी और एक पूंजीवादी में बट गया था, तो किसी में भी ना मिलना। ठीक है, ये प्रमुख उद्देश्य था यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का।
ठीक है। और इसी के जैसा था एक हवाना घोषणा भी, जो कि 1979 में था। ठीक है, तो इसी के मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि इसी की तरह था। ठीक है, 1979 में हवाना घोषणा भी आता है एक। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड है, पंडवानी गायिका जो है उषा बारले को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, पंडवानी गायिका मतलब पंडवानी एक जो है सिंगिंग शैली है जो कि छत्तीसगढ़ में ये जो फेमस है। ठीक है, तो उसी के एक सिंगर हैं यहाँ पर उषा बारले करके, जिनको 2023 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, पद्मश्री। ठीक है, पंडवानी की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में फेमस है। ठीक है, महाभारत की कहानियाँ जो है मतलब इसमें दिखाई जाती हैं। तीजन बाई जो है इसके एक प्रमुख फेमस एक्सपोनेंट है। ठीक है, इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2019 में। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अगर लोक नृत्य की बात करेंगे तो कक्सर, सुआ, कर्मा, गेंडी, सैला और राउत नाचा, ये सब आपके जो है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर बोल रहा है एग्रीकल्चरल सॉर्ट जो है किस ख्याल से संबंधित है? ठीक है, एग्रीकल्चरल शॉट का मतलब जैसे विराट कोहली का कवर ड्राइव हो गया। ठीक है, पुल शॉट हो गया। ठीक है, हेलीकॉप्टर शॉट हो गया। तो ये सब नाम है एग्रीकल्चर शॉट इसको बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको क्रिकेट में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको कि अनकन्वेंशनल शॉट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद किस समय में किस राज्य में जो है मी डैम मी की त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? मी डैम मी फी। ठीक है, मी डैम मी फी की अगर बात करेंगे तो ये असम का प्रमुख त्यौहार है। बाकी इसके अलावा असम में आपको पता होगा बिहू हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अली आई लिंगांग पढ़ा था, आम्बूबाची पढ़ा था। ठीक है, माजुली पढ़ा था, दहिंग पटकाई, रंकेर। ठीक है, बैखो, ये सब आपका जो है असम का फेमस आपका त्यौहार है। ठीक है, उसी प्रकार से अरुणाचल में अगर आएगा तो अरुणाचल में सांगकेन, सोलुंग, ड्री, लोसार, मोपिन। ठीक है, पांगसाओ। ठीक है, तो ये सब होता है। सोलुंग जो है आपका ये एक आदि जनजाति करके वहाँ पर रहता है, उसके द्वारा ये जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है और इन सभी को यहाँ पर याद करना है, क्योंकि ये वही सब हैं जो कि आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नागालैंड का हॉर्नबिल काफ़ी बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल जो है नागा जनजाति के द्वारा जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सेक्रेनी हो जाएगा, फिर उसके बाद महोत्सव फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपका नागालैंड का है। अरुणाचल का भी हम लोगों ने देख लिया, असम का भी देख लिया। बाकी ये जो अम्बुबाची है, ठीक है, ये कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ पर है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 18 नंबर देखते हैं कि सरगना ईसाई मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये ईसाई मेला एक प्रकार का है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है ये आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो है किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो कांचीपुरम वाला बोलेगा कैलाशनाथ मंदिर, तो ये पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पल्लवों ने ही सबसे पहले द्रविड़ वास्तुकला से मतलब परिचित करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब इनके शासनकाल में हुआ था पल्लव, लेकिन बनवाया था किसी और ने। बनवाया था किसने ये कैलाशनाथ का मंदिर? तो नरसिंह द्वितीय ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था, महाबलीपुरम वाला। ठीक है, बाकी इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में भी जानिएगा कि ये पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे। ठीक है, और 7 रथ मंदिर। ठीक है, इसके अलावा 5 रथ मंदिर, इन सब का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सेकंड ने आपका क्या करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर, जो कि कांचीपुरम में है। पल्लव के ये समकालीन थे, मतलब पल्लव वंश के ही शासनकाल में थे ये। इसके अलावा कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, में जो है, ठीक है, वहाँ पर कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित रखते हैं। ठीक है, एक ही चट्टान से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम जो थे वो राष्ट्रकूट से बिलोंग करते थे, जिसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है, मतलब राष्ट्रकूट के संस्थापक की बात हो रही है, दंती दुर्ग, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम, और अगर यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर का बोलेगा तो ये हो जाएगा नरसिंह द्वितीय। ठीक है, पल्लव के शासनकाल में था, याद रखिएगा। इसके अलावा चोलों ने भी जो है मंदिर बनवाया था, जिसको कि ग्रेट लिविंग चोलास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा कि जो भी चोलों के द्वारा जितने भी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, सारा आपका जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो बृहदेश्वर का है और ऐरातेश्वर का मंदिर है। तो बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर में भी है, और मतलब याद रखिएगा तंजौर में जो है वो राजा राज प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, इन्हीं को राज राजेश्वर भी कहा जाता है। राजराज प्रथम को, जो कि चोल वंश के ही एक राजा थे। ठीक है, एक थे राजेंद्र प्रथम जो कि इन्हीं के बेटे थे। ठीक है, तो इनको कैंगो गंगा कौंड चोलमपुरम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गंगा नदी पर जो है विजय प्राप्त किया था, तो इसलिए इनको ये बोला जाता है। ठीक है, एक ऐरातेश्वर मंदिर है जो कि राजा राज सेकंड के द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बाकी ये सारे मंदिर जो है आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बड़ा, पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश क्या है? तो योजना अवकाश की अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो योजना अवकाश जो आपका
66 से लेकर के 69 के बीच में था, उसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बीच कोई भी योजना नहीं बनी थी। ठीक है, अगर योजना आयोग की बात करेंगे तो इसका गठन सबसे पहले मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट होता है, जो कि रूस के संविधान से मतलब प्रेरित है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो 1951 से 56 के बीच में चला था, जिस पे कृषि पर जो है जोर दिया गया था, और इसको हैरोल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत 5 आईआईटी जो है खोले गए थे, और इसमें लक्ष्य था 2.1% का। ठीक है, लेकिन प्राप्त हम लोगों ने किया था 3.6%, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर अचीव किया था। उसी प्रकार से सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 61 के बीच में चला था, इसको पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मेन मकसद था औद्योगिकरण, मतलब उद्योग के क्षेत्र में बढ़ाना। तो इसके अंतर्गत 3 स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ठीक है, ओडिशा में राउरकेला जर्मनी की मदद से, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है यूएसएसआर रूस की मदद से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो कि यूके की मदद से। तो 3 यहाँ पर जो है स्टील प्लांट खोले गए थे बड़े बड़े, और इसमें मतलब उम्मीद था 4.55% का लक्ष्य था, और प्राप्त किया था हम लोगों ने 4.27% ग्रोथ को। ठीक है, बाकी तीसरा पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 के बीच में चलता है, तो ये असफल रहा, क्योंकि इसमें मतलब पहले ये जान लीजिए कि इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भर बनना और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो लेकिन ये असफल रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि 1962 में आपका भारत चीन का युद्ध हो गया था। ठीक है, 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। ठीक है, सूखा भी पड़ गया था 3 साल। ठीक है, मतलब सूखा पड़ गया था, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसी के बाद 66 के बाद 3 साल के लिए जो है यहाँ पर विराम दिया गया था, जिसको कि योजना अवकाश कहते हैं। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये तो आंसर हो जाएगा 66 से 69। बाकी ये जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है, इसको याद रखिए गडगिल फार्मूला से जाना जाता है। ठीक है, पहला वाला आपका क्या था, हेरोल्ड डोमर, दूसरा वाला पीसी महालनोबिस, तीसरा वाला गडगिल फार्मूला। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना चाहिए। तो ये था 20 क्वेश्चन हम लोग का जीके का। अब साइंस का क्वेश्चन आता है, बोल रहा है 21 नंबर, बोल रहा है आईयूपीएसी नामकरण के संकेतन के अनुसार आवर्त सारणी में किस तत्व की परमाणु संख्या को सीबोर्जियम नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सीबोर्जियम याद रखिएगा 106 नंबर जो आपका एलिमेंट है, वो आपका सीबोर्जियम के नाम से जाना जाता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 बुक हैं, एक ब्लू बुक और रेड बुक। तो ब्लू बुक में कार्बनिक रसायन, यानी कि जो कार्बन तरीके से बनाया गया उसको हम कार्बनिक रसायन तो ब्लू वाले में रखते हैं, और कार्बनिक वाले को हम लोग रेड में रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल एलिमेंट्स अब तक 118 है, उसमें से नेचुरल अकरिंग जो है 94 है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला अगर पूछेगा मानव द्वारा बनाया गया कौन सा तत्व था, तो ये हो जाएगा टेक्नीशियम, जिसका कि परमाणु संख्या 43 है। परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 43 यहाँ पर है। एटॉमिक मास अगर बोलेंगे तो इसको ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बाकी कुछ यहाँ पर जो आपके तत्व हैं वो आपके वैज्ञानिक के नाम से भी है, जैसे कि 101 नंबर का जो एलिमेंट है मेंडेलिवियम। ठीक है, ये मेंडलीव के नाम से आता है। ठीक है, मेंडलीव के नाम पर है, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब उनको पिता कहा जाता है। बाकी 102 आपका जो है नोबेलियम, यानी कि जो अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम पर है। ठीक है, बाकी एक था आपका 104 में रदरफोर्डियम। ठीक है, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, तो उनके नाम पर ये है। ठीक है, एक था बोरियम। ठीक है, तो बोर का जो एटॉमिक मतलब मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो जो बोर वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके नाम पर 107 नंबर का जो है बोरियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने नाभिक की भी खोज की थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर बोर्ड है 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मक को जोड़ने में पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से 2 कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर मेयो। ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक थे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो केवल पौधे खाते हैं, लेकिन द्वितीय उपभोक्ता जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। अगर हम यहाँ पर फूड चेन को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लेवल होता है। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसको कि ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इसमें आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जिसको कि हर्बीवोरस कहते हैं। ये जो है आपका ग्रीन प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। ठीक है, और थर्ड वाला अगर बात करेंगे तो ये जो है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, जिसमें कि कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला होता है ट्रॉपिक लेवल, जिसको कि टर्शियरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस के नाम जाना जाता है। ठीक है, कार्निवोरस मतलब कि जो आपका मांस और ये सब खाता है। ठीक है, उसको कार्निवोरस कहते हैं। एपेक्स, फिर उसके बाद होता है एपेक्स प्रेडेटर। ठीक है,
जिसमें कि वल्चर, ईगल्स ये सब आते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है एनर्जी का लॉस होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100% है, तो सेकंड वाले पे 10% एनर्जी बचेगा। तो इस तरीके से 90% जो है एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये भी पूछता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में जाने पर जो है एनर्जी लॉस होता है तो कितना होता है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग 90% होता है, ठीक है। बाकी ये भी याद रखिए कि फर्स्ट टॉपिक लेवल वाले को प्रोड्यूसर, दूसरे वाले को यहाँ पर कंज्यूमर बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा फूड चेन, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है। तो बैक्टीरिया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है, लेकिन वही यूकैरियोटिक में जो उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक वाले में उपस्थित होता है। बाकी राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो राइबोसोम जो है आपका कोशिका झिल्ली, राइबोसोम उपस्थित होता है कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म में, ये सब आपका जो है होता है, ठीक है। राइबोसोम उपस्थित कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, न्यूमेडॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है आपका प्लाज्मोडियम और लेशमेनिया आ जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम में ही आपका जो है, मतलब प्लाज्मोडियम से ही हम लोग का मलेरिया फैलता है। एक फीमेल एनाफ्लिस करके मच्छर होता है, इसके कारण से मलेरिया फैलता है। याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम में जो आपका अलैंगिक का जो बहुविखंडन है, ठीक है, वो होता है, ठीक है, जो कि अलैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल है। तो बहुविखंडन से जो है प्लाज्मोडियम में जो है जनन होता है। लेशमेनिया में जो आपका द्विखंडन होता है, ठीक है। और काला आजार जो है आपका लेशमेनिया से ही फैलता है। सैंड फ्लाई करके एक मक्खी होता है, ठीक है, इसके कारण। बाकी ईस्ट की बात करेंगे तो ये फंगस आपका होता है ईस्ट, जिसको कवक कहते हैं। नींद की बीमारी होती है, इसको ट्रेप्सोनोमा कहते हैं, ठीक है। आगे है, बस यही था क्वेश्चन। बाकी ये तो होमवर्क क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो टोटल ये था आज हम लोग का लेक्चर, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से रिवाइज आपने किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ही ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगी। बाकी अगर पीडीएफ आपको लेना है तो मैंने जैसा प्रोसेस आपको बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन है, आप उसको एक बार देख के फॉलो कीजिएगा, आपको पीडीएफ 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।